एक एक्सरे मशीन टूटी हुई हड्डी को ना बस 1 सेकंड में पकड़ लेती है। एकदम बाइनरी स्थिति होती है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। डॉक्टर बस स्क्रीन पर उंगली रखकर कह देता है कि भाई ये रही समस्या। हाँ, और इस तरह की ना एकदम सटीक इंजीनियरिंग जैसी चीजें इंसानी दिमाग को बहुत सुकून देती हैं। सही बात है। हम चीज़ों को साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग खांचों में बांटना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग का या उसकी सीखने की क्षमता का एक्सरे करने की कोशिश करता है? तब अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत ही जटिल और एकदम धुंधली होती है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार भी बिल्कुल यही है। हमारे पास हरिद्वार यूनिवर्सिटी के बीटेक फाइनल ईयर के डेटा साइंस और AI/ML स्टूडेंट्स की एक बहुत ही दिलचस्प असेसमेंट लिस्ट है। और ये लिस्ट कोई आम लिस्ट नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। ये नोट्स एक एक्सपर्ट ट्रेनर द्वारा तैयार किए गए हैं, जिन्होंने 15 दिनों तक इन स्टूडेंट्स को बहुत करीब से परखा है, उनकी खूबियों, कमजोरियों और उनके व्यवहार का बारीकी से अध्ययन किया है। इस डेटा की सबसे खास बात ही यही है कि ये किसी ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स के मनोविज्ञान, उनके एटीट्यूड और उनके सोचने के तरीके का पूरा जिक्र है, जिसे हम एक तरह से डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं। तो आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। आज हम इस पूरी जानकारी को एक मेंटर के नजरिए से देखेंगे। हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जहां हम समझेंगे कि अलग-अलग आदतों वाले स्टूडेंट्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे मुश्किल विषयों में मदद चाहिए। हाँ, और कैसे एक एवरेज परफॉर्मर को एक एडवांस्ड डेटा साइंस प्रोफेशनल में तब्दील किया जा सकता है। तो चलिए, इस लिस्ट को बस एक हाजिरी रजिस्टर की तरह पढ़ने के बजाय हम इन स्टूडेंट्स को कुछ श्रेणियों में बांटते हैं। ये अप्रोच सही रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं द फ्रैजाइल जीनियस, यानी उन टॉप परफॉर्मर्स की जो क्लास में सबसे आगे तो हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां ना बहुत अलग स्तर की हैं। ये एक बहुत ही शानदार अप्रोच है, क्योंकि आमतौर पर एक धारणा होती है कि जो टॉप परफॉर्मर है उसे किसी मेंटर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सबको लगता है उसे तो सब आता है। बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि इन स्टूडेंट्स की चुनौतियां फाउंडेशन या बेसिक नॉलेज की नहीं होती। इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है एप्लीकेशन और माइंडसेट। इसी बात पर ना SKMD सोहेल की प्रोफाइल देखते हैं। ट्रेनर के नोट्स बताते हैं कि सोहेल बहुत ही केयरिंग, समझदार और हाई स्कोरिंग स्टूडेंट हैं। उनका कॉन्सेप्ट्स पर कंट्रोल बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन उनका जो अप्रोच है वो पूरी तरह से टेस्ट ओरिएंटेड है। और यहीं पर सबसे बड़ा पेच आ जाता है। टेस्ट ओरिएंटेड होने का मतलब है कि सोहेल को ये पता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है और कौन से सवाल आएंगे, और उनका एकदम सटीक जवाब कैसे देना है। हाँ, ये एक बंद कमरे जैसी स्थिति है जहां नियम पहले से तय हैं। लेकिन एक मेंटर के तौर पर हमें ये सोचना होगा कि जब सुहेल इंडस्ट्री में जाएंगे, जहां कोई सेट सिलेबस नहीं होता, जहां क्लाइंट खुद नहीं जानता कि उसकी असली समस्या क्या है, एग्जैक्टली, तब वो क्या करेंगे? मतलब ये कि उन्हें अपने इस ज्ञान के व्यापक उपयोग की जरूरत है। उन्हें ये सिखाना होगा कि जब कोई सीधा सवाल ना हो तो खुद से सही सवाल कैसे पूछा जाए। बिल्कुल। सुहेल के मामले में मेंटर को अब ये क्या पढ़ना है इससे हटकर क्यों और कैसे अप्लाई करना है पर फोकस करना होगा। उन्हें ऐसे ओपन एंडेड टास्क देने होंगे जिनका कोई एक सही जवाब ना हो, जहां उन्हें खुद अपना रास्ता खोजना पड़े। अब टेस्ट की तैयारी तो एक चुनौती है ही, लेकिन सीखी हुई जानकारी को दिमाग में लंबे समय तक कैसे रोका जाए, ये एक अलग ही विज्ञान है। ये तो है। जब कोई बहुत मेधावी होता है ना, तो अक्सर उसे लगता है कि कम लिखने से काम चल जाएगा। लिस्ट में मौजूद दर्शना ओझा की प्रोफाइल बिल्कुल इसी ओर इशारा करती है। दर्शना के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? नोट्स बताते हैं कि दर्शना AI/ML की बहुत अच्छी समझ रखती हैं। एक साथ कई टॉपिक्स सीख सकती हैं, लेकिन वो एक सिलेक्टिव नोट टेकर हैं। ट्रेनर का मानना है कि उन्हें अपनी रिटेंशन बढ़ाने के लिए डीपर नोट टेकिंग की आदत डालनी होगी। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर कोई स्मार्ट है और सिर्फ काम की बातें बुलेट पॉइंट्स में लिखता है, तो इसमें क्या बुराई है? कम शब्दों में ज्यादा समझना तो अच्छी बात होनी चाहिए ना? बुराई नहीं है, लेकिन सिलेक्टिव नोट टेकिंग की एक लिमिट होती है। ये तब तक काम करती है जब तक जानकारी दिमाग की वर्किंग मेमोरी में आसानी से फिट हो सके। अच्छा। लेकिन AI और डेटा साइंस जैसे विषय बहुत जटिल होते हैं। जब ट्रेनर डीपर नोट टेकिंग की बात कर रहा है, तो उसका मतलब सिर्फ पन्ने भरना नहीं है। इसका मतलब है किसी तरीके का इस्तेमाल करना, जैसे कि कॉर्नेल मेथड। वेट, ये कॉर्नेल मेथड कैसे काम करता है? सवाल पूछते हैं। जैसे कि किस तरह के सवाल? जैसे ये कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर से कैसे जुड़ता है, या फिर
इसका रियल वर्ल्ड उदाहरण क्या हो सकता है? जब आप डीपर नोट टेकिंग करते हैं तो दिमाग पैसिव से एक्टिव मोड में आ जाता है। मतलब आप जानकारी को सिर्फ स्टोर नहीं कर रहे होते, बल्कि दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बना रहे होते हैं। बिल्कुल। दर्शना जैसी छात्रा के लिए ये तरीका उनके सीखने की गति को कई गुना बढ़ा देगा। समझ गया। मतलब सिर्फ क्या है ये नहीं लिखना, बल्कि क्यों और कैसे काम कर रहा है वो भी एनालाइज करना है। अब इसी टॉप परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं प्रतीक कुमार और नवनीत कुमार की तरफ। ये दोनों भी हाई स्कोरर हैं। हाँ, दोनों हाई स्कोरर हैं, लेकिन दोनों की ऊर्जा बिल्कुल अलग दिशाओं में है। प्रतीक AI/ML के एक्सपर्ट हैं और एकदम प्रोजेक्ट ड्रिवन है। वो तुरंत कोड लिखकर रिजल्ट देखना चाहते हैं। और नवनीत, दूसरी तरफ नवनीत बहुत ही सिंसियर हैं और गहरे सवाल पूछते हैं। ये दोनों तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। नवनीत की उत्सुकता और सवाल पूछने की आदत को ना एक स्ट्रक्चर्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की जरूरत है, ताकि उनके सवालों को एक दिशा मिल जाए। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो वो रिसर्च में कमाल कर सकते हैं। और प्रतीक के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना काफी नहीं है, उनके लिए फॉलोअप सेशंस बहुत जरूरी हैं, ताकि वो सिर्फ कोड रन ना करें बल्कि उसकी पीछे की थ्योरी को भी समझें। थियोरी और ऑप्टिमाइजेशन दोनों समझना जरूरी है। अब इन दोनों के बाद ना एक प्रोफाइल ऐसी है जो किसी भी मेंटर के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन सकती है। ऐसा क्या है इस प्रोफाइल में? अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक CNN और LSTM जैसे भारी भरकम और जटिल AI मॉडल्स के एक्सपर्ट हैं। ओहो, अभिषेक की प्रोफाइल वाकई दिलचस्प है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा समझ लेते हैं कि ये मॉडल्स आखिर हैं क्या। बिल्कुल। CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ये वो AI है जो तस्वीरों और वीडियो को समझता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स स्टॉप साइन को कैसे पहचानती हैं। और LSTM यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये वो AI है जो समय के साथ डेटा को याद रखता है, जैसे भाषा या शेयर बाजार के ट्रेंड्स। इन दोनों में महारत हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। एकदम सही। और यही वजह है कि अभिषेक बेहतरीन स्कोर्स लाते हैं और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। लेकिन ट्रेनर ने एक बहुत ही क्रिटिकल बात लिखी है। क्या? अभिषेक कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ सकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक मेंटर को अभिषेक को सीधे तौर पर एक रियलिटी चेक नहीं दे देना चाहिए? मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें सीधा बोल दिया जाए? हाँ, मतलब जैसे उन्हें बुलाकर साफ साफ कह दिया जाए कि भाई तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब आता है, पर ऐसा नहीं है। क्या सीधा फीडबैक देकर उन्हें जमीन पर लाना सही नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा फीडबैक ना इस स्थिति में सबसे गलत कदम होगा। ऐसा क्यों? देखिए, जब कोई अभिषेक जितना मेधावी होता है तो उसका ईगो बहुत नाजुक होता है। अगर सीधा फीडबैक दिया गया तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे और उनका मनोबल गिर जाएगा। ये तो है। एक मेंटर का काम मनोबल तोड़ना नहीं बल्कि उसे सही दिशा देना है। ओवर कॉन्फिडेंस का इलाज शब्दों से नहीं बल्कि एक मेसी या अव्यवस्थित डेटा से किया जाता है। मेसी डेटा? इसका क्या मतलब हुआ? जब किसी को CNN या LSTM जैसे डीप लर्निंग मॉडल्स आते हैं तो उसे लगता है कि कोई भी डेटा उसके सामने टिक नहीं सकता। हाँ, उसे लगता है मशीन सब सॉल्व कर देगी। एग्जैक्टली। तो अभिषेक को एक ऐसा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट देना चाहिए जिसका डेटा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो, जहां वैल्यूज गायब हों, फॉर्मेट गलत हो और इनपुट्स में बायस हो। क्योंकि असल दुनिया का डेटा ऐसे ही होता है। बिल्कुल। जब अभिषेक देखेंगे कि उनके फेवरेट और एडवांस्ड मॉडल्स इस गंदे डेटा पर बुरी तरह फेल हो रहे हैं, तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप टूटकर एक हम्बल कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। उन्हें एहसास होगा कि तकनीक कितनी भी अच्छी हो, डेटा क्लीनिंग और बेसिक्स के बिना सब बेकार है। हाँ, डेटा खुद उन्हें उनकी सीमाएं बता देगा। क्या बात है। मतलब उन्हें ये महसूस कराना कि अभी समुंदर और भी गहरा है, बिना ये बताए कि उन्हें तैरना नहीं आता, बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। चलिए अब टॉप परफॉर्मेंस की इस कैटेगरी से आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब चर्चा का रुख उन स्टूडेंट्स की तरफ मोड़ते हैं जो एवरेज परफॉर्मर्स हैं। इन्हें हम मिस अलाइंड स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। मतलब वो बच्चे जो किसी एक खास विषय में अटक गए हैं। बिल्कुल, और अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है घनश्याम शर्मा का। घनश्याम एक एवरेज परफॉर्मर हैं और डेटा स्ट्रक्चर जैसे अहम विषय से बिल्कुल अलग थलग या डिसएंगेज्ड हो चुके हैं। उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। हाँ, अब देखिए, डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्यूटर साइंस की प्लम्बिंग या पाइपलाइन की तरह हैं। एकदम सही। अगर पाइपलाइन सही नहीं है तो डेटा का फ्लो कभी ठीक नहीं हो सकता। AI और मशीन लर्निंग की पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। अगर कोई स्टूडेंट इससे कट रहा है तो इसका मतलब है कि उसे वो विषय बोरिंग
या बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। तो घनश्याम के मामले में सीधा ब्लैक बोर्ड पर एल्गोरिदम लिखने से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे जगाया जाए उनका इंटरेस्ट? यहाँ मेंटर को गेमिफिकेशन का सहारा लेना होगा। गेमिफिकेशन मतलब गेम खिलाना? हाँ, एक तरह से। मान लीजिए घनश्याम को एक वीडियो गेम का मैप बनाने का टास्क दिया जाए, एक ऐसा गेम जहां एक किरदार को भूल भुलैया से बाहर निकलना है। ओके। अब इस रास्ते को सबसे तेज कैसे खोजा जाए, इसके लिए डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम या ग्राफ्स का इस्तेमाल करना होगा। अरे वाह! जब घनश्याम देखेंगे कि ग्राफ्स और ट्रीज सिर्फ बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि वो असल में एक गेम को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका पूरा नजरिया बदल जाएगा। ये विजुअल और इंटरैक्टिव लर्निंग का सच में कमाल है। ये तरीका तो मोहित सिंह पर भी बहुत अच्छे से काम आ सकता है। मोहित की क्या परेशानी है? मोहित को डीप लर्निंग का बहुत शौक है, लेकिन उन्हें डेटा स्ट्रक्चर्स में फोकस्ड गाइडेंस की जरूरत है। हाँ, तो अगर उन्हें डीप लर्निंग के बड़े मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल सिखाया जाए, तो वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, लेकिन इस लिस्ट में ना एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उज्जवल पुंडीर। उज्जवल की प्रोफाइल में ऐसा क्या खास है? उज्जवल का माइंडसेट पूरी तरह से बिजनेस की तरफ है। उन्हें बेसिक मशीन लर्निंग में मजा आता है, लेकिन ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क समझने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है और वो इसे भागते हैं। अच्छा। अब यहाँ मैं एक मेंटर की सोच पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। मेरा एक विरोधी विचार है। हम एजुकेशन में हमेशा यही तो कहते हैं ना कि बच्चे को जो पसंद है उसे वही करने दो। हाँ, ये तो कहा जाता है। तो अगर उज्जवल का दिमाग बिजनेस में इतना अच्छा चलता है, तो एक मेंटर को उन्हें ANN जैसे मुश्किल गणित और रूखे टॉपिक्स में जबरदस्ती क्यों उलझाना चाहिए? हम उन्हें बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ क्यों नहीं जाने देते? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और ये मॉडर्न टेक एजुकेशन की सबसे बड़ी डिबेट भी है कि क्या हमें एक जनरलिस्ट बनना चाहिए या हाइपर स्पेशलिस्ट। तो फिर उज्जवल के मामले में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम उन्हें ANN से दूर कर देते हैं, तो हम उन्हें भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक से काट रहे हैं। ANN इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। ये डेटा की परतों में छिपे ऐसे पैटर्न्स पकड़ लेते हैं जो इंसान कभी नहीं देख सकता। लेकिन एक बिजनेसमैन को इसके भारी गणित से क्या लेना देना? बिल्कुल, और मेंटर को यही समझना है। उज्जवल को हमें ANN का कैलकुलस या गणित नहीं पढ़ाना है। तो फिर क्या पढ़ाना है? हमें उसे ANN बिजनेस की भाषा में समझाना है। मेंटरशिप का मतलब किसी पर अपनी भाषा थोपना नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट की भाषा में ट्रांसलेट करना होता है। वो कैसे होगा? कोई उदाहरण देकर समझाइए। मान लीजिए उज्जवल को ये बताया जाए कि एक बड़ी रिटेल कंपनी अपने लाखों कस्टमर्स की डिमांड को पहले से कैसे भांप सकती है। अच्छा। कौन सा प्रोडक्ट अगले हफ्ते आउट ऑफ स्टॉक होने वाला, ये प्रिडिक्ट करके वो कंपनी करोड़ों का नुकसान बचा सकती है। और पता है ये प्रिडिक्शन कौन करता है? ANN करता है। एग्जैक्टली। जब उज्जवल को समझ में आएगा कि ANN सिर्फ एक गणितीय मॉडल नहीं, बल्कि एक प्रॉफिट जनरेटिंग टूल है, तो उनका नजरिया ही बदल जाएगा। बहुत खूब। अचानक से वो बोरिंग गणित उनके लिए एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन जाएगा। हाँ, समस्या विषय में नहीं बल्कि उसे पेश करने के तरीके में थी। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के तीसरे और आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, हमने फ्रैजाइल जीनियस की बात की और मिसअलाइंड स्पेशलिस्ट्स को भी सही दिशा दी। अब बात करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जिन्हें हम दी अनफोकस्ड पावर हाउस कह सकते हैं। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? इनमें डेटा साइंटिस्ट बनने का पोटेंशियल ना कूट कूट कर भरा है, बस एक सही रूटीन की जरूरत है। यहाँ सबसे पहला नाम है नितेश चौधरी का। नितेश के लिए ट्रेनर के क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? ट्रेनर ने लिखा है कि क्लास में नितेश की प्रेजेंस बहुत ही वाइब्रेंट, बोल्ड और एक्टिव होती है। वो पूरी क्लास को एंगेज रखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो सिर्फ मॉडरेटली फोकस्ड हैं। ऊर्जा बहुत है पर फोकस कम है। हाँ, उनकी इस ऊर्जा को कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स में चैनल करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि नितेश उस पावरफुल GPU या AI प्रोसेसर की तरह है जिसके पास गजब की कंप्यूटिंग पावर है। बिल्कुल, ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। अगर उस प्रोसेसर के अंदर चलने वाला एल्गोरिदम ही गलत लिखा हो या इनएफिशिएंट हो, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ गलत रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। सही कहा। नितेश के लिए वो सही एल्गोरिदम है एक सख्त रूटीन और कंसिस्टेंट हैबिट्स। बिल्कुल। देखिए, नितेश के पास रॉ एनर्जी है, लेकिन टेक इंडस्ट्री में सफलता सिर्फ इंटेंसिटी से नहीं मिलती, वो कंसिस्टेंसी से मिलती है। तो मेंटर को क्या करना चाहिए?
एक मेंटर को नितेश के इस ऊर्जा को छोटे लेकिन रोज करने वाले टास्क में बांधना होगा। जैसे कि रोज सुबह एक 15 मिनट का स्टैंड अप मीटिंग या डेली कोडिंग चैलेंज। जब वो अपनी इस रॉ एनर्जी को एक स्ट्रक्चर्ड हैबिट में डालना सीख जाएंगे तो वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाएंगे। हाँ, उनका जीपीयू एकदम सही एल्गोरिदम के साथ काम करने लगेगा। इसी अनफोकस पावर हाउस की लिस्ट में ना 2 और डेटा साइंस एस्पिरेंट्स हैं, शिवेंद्र, सुधांशु और राघव सहदेव। इन दोनों की प्रोफाइल कैसी है? शिवेंद्र के पास डेटा साइंस का सॉलिड फाउंडेशन है, जबकि राघव के पास मॉडरेट नॉलेज है और उन्हें चीजों को बार-बार समझने की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो इन दोनों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता मसल मेमोरी बनाने से होके गुजरता है। मसल मेमोरी कोडिंग में? हाँ बिल्कुल। कोडिंग और एआई कोई थ्योरी नहीं है, ये एक स्किल है। शिवेंद्र को अपनी नींव पर इमारत खड़ी करने के लिए प्रैक्टिस ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए। उन्हें हर दिन नए डेटा सेट्स पर कोड रन करना होगा। और राघव के लिए रेगुलर रिवीजन ही वो चाबी है। जब आप बार-बार कोड लिखते हैं ना, तो वो आपके दिमाग के साथ-साथ आपकी उंगलियों को भी याद हो जाता है। सही कहा। अब यहाँ 2 और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, सुमित कुमार और शुभम कुमार। सुमित गेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एआई एमएल को लेकर काफी मोटिवेटेड हैं। और शुभम? वहीं शुभम बहुत ही क्यूरियस, रिस्पॉन्सिव और गोल ड्रिवन स्टूडेंट है। सुमित और शुभम दोनों ही किसी भी क्लास की जान होते हैं। सुमित के गेट एस्पिरेशंस को देखते हुए उन्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए। मतलब एक प्रॉपर प्लान। हाँ, एक मेंटर को उनके लिए एक गैंट चार्ट या वीक बाय वीक रोड मैप बनाना चाहिए। उन्हें बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि किस एडवांस टॉपिक को कितनी गहराई तक पढ़ना है और कहाँ रुकना है। और शुभम की वो जो कभी ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी है, उसका क्या? शुभम की क्यूरियोसिटी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो अक्सर ज्यादा सवाल पूछने वालों को चुप करा देता है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। लेकिन एक मेंटर का काम ये सुनिश्चित करना है कि शुभम की सवाल पूछने की वो आग कभी बुझे नहीं। उन्हें नए रिसर्च पेपर्स पढ़ने के लिए एनकरेज करना चाहिए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि मेंटरशिप कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। आप सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते। बिल्कुल नहीं। अभिषेक के लिए जो दवा यानी डर्टी डेटा काम कर रही है, वो अगर हम घनश्याम को दे दें तो वो पूरी तरह से डेटा साइंस ही छोड़ देगा। एकदम से। हर स्टूडेंट का दिमाग ना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक बेहतरीन मेंटर पहले उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझता है, उसके बग्स ढूंढता है और फिर उसके हिसाब से पैच या अपडेट इंस्टॉल करता है। क्या कमाल का नजरिया है। हमने देखा कि कैसे शुभम की जिज्ञासा को खुली छूट देनी है, नितेश की ऊर्जा को डेली रूटीन के एल्गोरिथम से बांधना है और उज्जवल को गणित के बजाय प्रॉफिट का चश्मा पहनाना है। और शायद यही कारण है कि एक बेहतरीन ट्रेनर के लिए 15 दिन के ऑब्जर्वेशन नोट्स किसी भी मार्कशीट या ग्रेड कार्ड से 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान है। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी बात पर मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। एक ऐसा सवाल जो शायद हमें एजुकेशन सिस्टम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अगर एक ट्रेनर सिर्फ 15 दिन की क्लास में स्टूडेंट्स के साइकोलॉजिकल और टेक्निकल ट्रेड्स को इतनी गहराई से समझकर हर एक के लिए एक अलग और एकदम सटीक डेवलपमेंट प्लान बना सकता है, तो क्या हमारा वो सदियों पुराना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल नहीं हो रहा है? हम आज भी लाखों बच्चों को एक ही सवालिया पर्चे से एक ही तराजू पर तौलते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। हम एक मछली, एक बंदर और एक हाथी को पेड़ पर चढ़ने की एक ही परीक्षा से जज करते हैं और उनकी असली क्षमता को नापने का दावा करते हैं। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है जब हमें सिर्फ मार्क्स और ग्रेड से आगे बढ़कर बिहेवियरल और स्किल बेस्ड प्रोफाइलिंग को अपनी एजुकेशन का असली आधार बनाना चाहिए? बिल्कुल, सोचना चाहिए इस पर। क्या हर स्टूडेंट अपनी खुद की एक अलग प्लेबुक का हकदार नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा।